तो अगर आपके पास बढ़िया आइडिया है, आपको लगता है कि इस स्कीम का आप फायदा उठा सकते हैं, आप सीबीपीओ के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनको सेटिस्फाई करिए और आप अपने आप इस स्कीम के अंतर्गत लग जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका स्वागत करता हूं एक नया वीडियो में एफएफपीओ प्रोग्राम। एफएफपीओ का मतलब क्या हुआ? फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या एफपीओ से अलग है? नहीं, सेम चीज है। एफपीओ क्या है कि स्पेशली हम लोग हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, तो इन्होंने ये डेडिकेटेड कर दिया। मतलब मछली मत्स्य विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है। तो हम जो अपनी एफपीओ बनाएंगे उसमें सिर्फ एक ही काम करेंगे, कौन सा वाला? मछली पालन का काम करेंगे। तो इसलिए इसको एफएफपीओ बोल रहे हैं, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इसमें कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस स्कीम को शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको, जैसे कि मेरे को एक्नॉलेज किया गया कि जो भी स्कीम्स रहती है ना, उनका अपना एक कोटा रहता है, जिले वाइज कोटा रहता है, एरिया वाइज कोटा रहता है। तो अगर आपको ये स्कीम पता चलती है ना कोई भी, तो आप वेट मत करो, क्योंकि पता नहीं आपके हाथ से स्कीम निकल ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि स्कीम मास में चल रही है, सबको मिल जाएगी। तो आप जाओ, जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करो, जल्द से जल्द अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो और आप काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इस स्कीम को जैसा कि हमेशा मैं दो हिस्से में डिवाइड करता हूँ। स्कीम्स, बड़ी स्कीम्स को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझदारी के लिए मैंने इसको भी दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, दूसरा एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट हम लोगों को काम करना होता है, अपने काम को एग्जीक्यूट करना होता है, शुरू करना होता है, प्रैक्टिकली इनलाइन करना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ये होता है कि भाई डिपार्टमेंटल काम अपना कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अपने को ये काम करना है। फटाफट इस स्कीम को समझते हैं क्या है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें सबसे ऊपर है, सरकार ने बनाई। फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में क्या क्या रखी हुई हैं? स्टेट फिशरीज के, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो फिशरीज डिपार्टमेंट हैं वो हो गए, एनएफडीबी हो गया, ये बोर्ड है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एसएफएसी हो गया, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एनसीडीसी हो गया, नाबार्ड हो गया। तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जैसा कि आपने मेरे एफपीओ वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया कि अगर हम उद्यमिता के ऊपर काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एफपीओ दो तरीके से बनेंगे। एफपीओ तो अपने आप में जेनरिक शब्द है, जैसे एनजीओ होता है, तो या तो कंपनी एक्ट में बनेगा या कोऑपरेटिव एक्ट में बनेगा। तो क्या किया, ये जो 5 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इनमें से 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को डेडिकेशन दे दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी एक्ट वाले पे काम करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव वाले पे काम करोगे। बाकी की 3 एजेंसीज को क्या बोल रहा कि आप दोनों में से किसी पे भी आपके पास काम कर सकते हो, जिस दोनों पे भी काम कर सकते हो, अप टू योर चॉइस। तो एसएफएसी जो काम कर रहा है वो कंपनीज एक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और एनसीडीसी जो काम कर रहा है वो कोऑपरेटिव एक्ट वाली एफपीओस के ऊपर काम कर रहा है। बाकी की जो 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बची वो तीनों के ऊपर काम कर रही हैं, दोनों के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग सीबीपीओ। सीबीपीओ क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को अपने नीचे फिर उनको सीबीपीओ बनाने। तो सीबीपीओ बनाने कहाँ बनाने? स्टेट लेवल या क्लस्टर लेवल, एक छोटा आइडेंटिफाइड एरिया जो हम एक एरिया को डिसाइड कर लेंगे और उसको जहाँ पे सिमिलरिटी रहती है तो उसको क्लस्टर बोल देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो क्लस्टर लेवल पे मैनेजेबल यूनिट्स होती हैं, वो उनको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। तो वहाँ पे आपको सीबीपीओ अपॉइंट करना है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम क्या है कि वो सीबीपीओ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर लेगी। ठीक है, अच्छा, क्या एक स्टेट में एक ही सीबीपीओ होगा? नहीं, एक स्टेट में कई सीबीपीओ हो सकते हैं और एक सीबीपीओ कई स्टेट को सर्व कर सकता है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोलेगी वैसा वो लोग काम करेंगे उनके एग्रीमेंट के मुताबिक। अच्छा, सीबीपीओ बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी है? हाँ, क्वालिफिकेशंस कर दी कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उनके वहाँ पे कानून वाले मेंबर होने चाहिए, अकाउंट्स वाले मेंबर होने चाहिए, जिन्होंने फिश मछली का बिजनेस किया है उनके वाले लोग होने चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब मछली निकालने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज वाले लोग होने चाहिए। सोशल कल्चर के साथ मिलने जुलने वाले लोग होने चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन काम करने वाले लोग होने चाहिए। तो ऐसा करके एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट, मतलब एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर ढेर सारी नॉलेज हो, ढेर सारी जानकारी के लोग हों, ऐसे लोग एलिजिबल होंगे। तो एक कमेटी बनाई। कमेटी के अंदर कौन है? ज्वाइंट सेक्रेटरी इनलैंड एंड मरीन फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नाबार्ड के, एनएफडीबी के, एसएफएसी के, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, कॉर्पोरेशन, इस सब जगह। तो इन लोगों ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी क्या करती है? सीबीपीओ को रिक्रूट करने का क्राइटेरिया डिसाइड करती है और उसको रेकमेंड करती है किसको? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को,
कि आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने CBVO को फाइनल करोगे। ठीक है, फिर जो CBVO का इनिशियल एग्रीमेंट होता है वो 3 साल का होता है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर CBVO का फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है। अच्छा, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उससे प्रमोटेड अपनी FPOs होंगी, या जो स्टेट या सेंट्रल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी CBVO के लिए अप्लाई कर सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, जो CBVO काम करेंगे, CBVO जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पहली वाली इंस्टॉलमेंट आएगी ना वो एडवांस में उनको मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर जब वो यूज़ कर लेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे और उसको इस्तेमाल करने का ब्यौरा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीछे दे देंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर आती रहेगी। ठीक है, इसको पूरी स्कीम को, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित स्कीम है, तो उस स्कीम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके अंतर्गत इन्होंने क्या कर रखा है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी कुछ कमिटीज बना रखी हैं। तो जैसे नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल अप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। तो ये पूरा का पूरा PMS, ये तीनों जो लेवल्स हैं, ये तीनों लेवल्स इस पूरे प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एकदम पैनी नज़र रखे रहते हैं। फिर इनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ लेते हैं क्या है। तो अगेन CBVO के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को CBVO को अपॉइंट करना है, उनको ट्रेन करना है कैसे काम करना है। नाबार्ड और NCDC जो हैं उनसे बोला गया कि आप एक क्रेडिट गारंटी फंड भी मेंटेन करोगे, क्योंकि जब ये लोग FPO बना लेंगे, FFPO अपनी बना लेंगे, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए इनको लोन्स चाहिए होंगे। तो लोन्स तो यूजली मिलते नहीं हैं, तो उसके लिए CGTMSE की गारंटी मिल जाए, उस गारंटी को मेंटेन करने के लिए एक फंड मेंटेन करना है, तो वो फंड ये लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के कंसल्टेशन के साथ में एक रेटिंग टूल, मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, एक सिस्टम डिसाइड करेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, जिसके मापदंड बनाएंगे, जिसके माध्यम से किसी भी FPO को जो है कि चेक करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे कि वो कितना ज़्यादा पैसे इकोनॉमिकली, मतलब फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से और बिजनेस वाइज कैसे कितना स्ट्रांग है, ऐसा काम करेंगे। उनके एनुअल एक्शन प्लान, जो पूरा उनका वार्षिक विवरण है वो बनाएंगे। ठीक है, और उनके लिए सॉफ्टवेयर भी बनवा सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है कि ये FPOs को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। अच्छा, जो CBVOs रहेंगे जिनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपॉइंट कर रही है, उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना, एक छोटे छोटे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे हम लोग अपनी FFPOs बनवा सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवा देना, FPOs को रजिस्टर करवाना, बेसलाइन सर्वे करना, ठीक है, इनकरेज करना लोगों को, इसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, उनके लिए बिजनेस प्लान बना के देना कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा पैसा हो जाएगा। उनको मार्केट के साथ कनेक्ट करना, मार्केट का एक्सपोजर दिखाना कि कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, इनको ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इनको मोटिवेट करने का काम बहुत ढेर, उनकी कंप्लायंसेस मेंटेन करने का काम। भाई एकदम से किसी को आप कंपनी बनवा दोगे तो उसको थोड़ी ना पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना हो। तो इसलिए CBVO को ये भी बोला कि आप कैसे वो लोग अपनी कंपनी को मेंटेन करेंगे, ये सब बताने का काम जो है वो CBVO का है। उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्कीम को ऑपरेट करने के लिए एक बजट डिसाइड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 20,050 करोड़ का बजट है। इसमें से सेंट्रल का शेयर है 9,407 करोड़, 4,880 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है और 5,763 रुपए इसमें बेनिफिशियरीज जो लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका खुद का शेयर होगा। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, स्टेट सेक्टर की स्कीम, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया इस चीज़ को, जो बेनिफिशियरीज का शेयर है। स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब तक चलेगा? 2020-21 से शुरू होगा, 24-25 में जाके खत्म हो जाएगा। इसमें जो टारगेट है वो टारगेट है कि आपको पूरे 500 FFPOs बनवाने, ठीक है, चाहे वो कोऑपरेटिव्स में बनवाओ चाहे वो सोसाइटीज में बनवाओ। 300 FFPOs बनेंगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, और बाकी की 200 FFPOs मतलब बनेंगी जो दूसरी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, कोऑपरेटिव एंड फार्मर वेलफेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। तो उनकी किसी भी स्कीम के साथ कन्वर्ज करके आप FPO बनवाओगे तो वो भी काउंट हो जाएगी। तो टोटल 500 बनानी, 500 में 300 PMMSY के अंतर्गत बननी है और 200 जो है वो किसी भी डिपार्टमेंटल स्कीम के साथ कन्वर्जेंस के साथ में बननी है, मतलब उनके सहायता के साथ में बननी है। ठीक है, तो जो CBVO होगा,
इतना ढेर सारा काम है CBVO को करना है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे बोला फर्स्ट टाइम पे तो उनको मिल जाएगा एडवांस में। सब कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी करेगी। और फर्दर कैसे करेगी? वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपने सेटिस्फेक्शन, अपनी जांच पड़ताल करने के बाद पैसे करेगी। नेक्स्ट पैसा कब करेगी? पहला पैसा तो उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा पैसा पुराने वाले दिए गए पैसे के यूटिलाइजेशन, उसके यूसेज, ठीक है, कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कि आपने उसका पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, उसकी आप एक रिपोर्ट बना के दोगे, सर्टिफाइड रिपोर्ट होगी, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको वो नेक्स्ट पेमेंट मिल जाएगा। फिर बोला CBVO, हम आपको पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है, हम आपको आपकी परफॉर्मेंस जज करने का एक पैरामीटर बना दे रहे हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम आपको पैसे देंगे। तो स्कीम में वो पैरामीटर बना दिया गया कि पहले 6 महीने आपको क्या करना है, फिर अगले 6 महीने क्या करना है। तो पहले 6 महीने में तो आपको बेसलाइन सर्वे बनाना है, क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, लोगों को अवेयर करना है। उसके बाद में जब आप ये करोगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो इसके मुताबिक आप कितनी FPOs फॉर्म करोगे, कितने FFPOs के अंदर कितने मेंबर आपने बनवा दिए, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे जाके कि इस स्कीम में एलिजिबिलिटी के लिए सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो FPO फॉर्म करवाना वो अलग बात है, FPO को इस स्कीम के अंदर एलिजिबल करवा देना वो अलग बात है, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितने लोगों को आपने ग्रांट दिलवा दी, कौन सी इक्विटी ग्रांट भी है, एक गारंटी के अलावा एक इक्विटी ग्रांट भी है, ठीक है, 15 लाख रुपए तक की। तो वो फिर बिजनेस प्लान जो आपने प्रपोज किया था उसका 50% एग्जीक्यूशन हो गया या नहीं हो गया, मेंबर्स को अवेयर करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग वगैरह उन लोगों को प्रोवाइड करना है, उनके CEO को ट्रेनिंग देनी है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं। सभी एकदम से कॉर्पोरेट कल्चर में आप लेके आ जाओगे, कंपनी ये वो फलाना ढिमाका का डर भरा जाएंगे। तो इस सब के लिए आपको उसके साथ मेंटेन किया गया। फिर थर्ड ईयर में बोला कि आप उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करवा दो, उनके जो बैलेंस शीट है, उनका आर्थिक चिट्ठा है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको फाइलिंग करवा दो ROC के ऊपर, ठीक है। उनके साथ उनको E-नाम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवा दो। और फिफ्थ ईयर में, फाइनल ईयर में क्या होगा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उनकी बैलेंस शीट, कितना रेवेन्यू मॉडल कैसा है, ओवरऑल उनके डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी CBVO की, आप अपने अंदर जो PO बनवाओगे, जो FFPO बनवाओगे, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ मत देना, उनको आपको प्रॉपरली हाथ पकड़ के चलाना है जब तक कि वो खुद चलने ना लग जाए। इसीलिए तो 3 साल का बेनिफिट 3 साल का टाइम दिया गया कि 3 साल तक जब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे तब तक हम आपको ट्रैक भी करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। एक तरीके से मास्टर बना दिया CBVO को, ठीक है। अच्छा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अपना एनुअल बजट कैसे प्लान करेगी? तो वो जो 5 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको 2 हिस्से में डिवाइड कर दो। जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, स्टेट और UT जो डिपार्टमेंट्स हैं फिशरीज के, वो लोग अपना एनुअल प्लान बनाएंगे और प्रोजेक्ट अप्रेजिंग कमेटी को अपना एनुअल प्लान सबमिट करेंगे, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है ऑलरेडी, उसको कहीं और नहीं जाना है। वो क्या करेगी, वो CAC के पास अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगी सेंट्रल अपेक्स कमेटी के पास में, और सेंट्रल अपेक्स कमेटी जो है उसको रिव्यू करने के बाद में फंड रिलीज कर देगी। बाकी के जो लोग हैं ये इस स्कीम में एडिशनल जोड़े गए, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। तो 4 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बनी, उनके लिए क्या किया, एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट बना दी गई। आप वहाँ पे अपना एनुअल प्लान सबमिट करोगे, फिर PMEUE जो है, PMEU वो अपना रिव्यू करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन करेगी CAC को, और CAC अगेन फॉरवर्ड कर देगी। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी कि साल भर में हमें इतना खर्चा करना है, तो उसका 2.5% उनको एज अ सुपरविजन चार्ज मिल जाएगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, ठीक है। अच्छा, अदर कॉस्ट FFPO प्रोग्राम में फॉर्मेशन एंड इंक्रीमेंटेशन कॉस्ट जो हैं ये सारी, तो बेसिकली अलग अलग नहीं है, ये क्राइटेरिया सेट किया कि 25 लाख रुपए हम आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 लाख रुपए में फॉर्मेशन, इंक्यूबेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें से 18 लाख रुपए आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट के ऊपर 3 साल में खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 15 लाख रुपए का एक इक्विटी ग्रांट का प्रोविजन है, और बाकी अगर आपको क्रेडिट गारंटी चाहिए तो उसका एक अलग से फंड बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेसलाइन सर्वे की कॉस्ट है, मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स है, प्रोग्राम्स, जागरूकता के प्रोग्राम चलाते हैं, विजिट्स करनी है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख के काम कर रहे हो। भाई आपको पढ़े लिखे लोगों के साथ, आपके साथ जो टेक्निकली आपके साथ हो जाए उनके साथ हैंड होल्डिंग करनी है, आपको अच्छा सा एक्सपोजर दिलवाना है कि आपकी FPO फेल ना हो जाए। आपको इंक्यूबेशन करना है। इंक्यूबेशन करने का मतलब कि जब कभी रिसर्च रिलेटेड काम करना होता है, कुछ भी चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है तो वह उससे पहले टेस्टिंग मतलब प्रॉपरली काम होता है, तो उसको इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस काम को इंक्यूबेट करवाना है, CBVO की कॉस्ट, अदर कोई ओवरहेड्स हैं, तो ये सारे खर्चे इसमें कवर्ड हैं, ओके।
अब सर आते हैं एग्जीक्यूटरी पार्ट के अंदर। तो एग्जीक्यूशन क्या, इसका प्रीएम्बल इस स्कीम का क्या है, पीएमएमएसवाई का। देखिए हम लोग थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे अपना नाम आता है। हम पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का, फिश प्रोडक्शन का 8% हिस्सा हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है वो 10.87% है, और हम इस फिश प्रोडक्शन में हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है कि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ हो जाए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत हम लोग एफएफपीओ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आप फिश की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हम थर्ड लार्जेस्ट से फर्स्ट लार्जेस्ट कैसे आ सकते हैं, बढ़ाना है। जो अपने पुराने तौर तरीके हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे तो हम लोग और अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। डेवलप करना है अपना अच्छा सा फिशरी मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करना है, फिर सिक्योर करना है फिशरीज वेलफेयर को, जो छोटी छोटी वेलफेयर सोसाइटीज़ बना रखी होंगी उनको अपने को सिक्योर करना है। फिशरीज में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके आना है, बढ़ावा देना है। छोटे छोटे किसानों के प्रोडक्शन को अपने को क्या करना है, अग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करने के बाद जब ज़्यादा सामान हो जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे से मार्केटेबल कर पाएंगे उसको। उनका इन्वेस्टमेंट घट जाए, उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ जाएँ, ठीक है, क्रेडिट रेट्स कम हो जाएँ और बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एफएफपीओ प्रोग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं, तो वो तो पहले ही आपको पता है कि एफपीओ दो तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, कोऑपरेटिव और एफपीसी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। अच्छा, ये जो एफएफपीओ हम बनाएंगे तो ये बेसिकली क्या क्या काम करेंगी, बहुत ढेर सारे काम करेंगी। सर्टेन लिस्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने, भाई ब्रीड ला के देना, सीड ला के देना, जाल वगैरह भी सप्लाई करवा देना, ज़्यादा लोग होंगे तो सस्ते में मिल जाता है। पॉन्ड कल्चर क्रिएट करना, पेन कल्चर क्रिएट करना, केज कल्चर क्रिएट करना, आरएएस क्रिएट करना, रेसवेज क्रिएट करना, बायोफ्लॉक क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मछली की क्वालिटी मेंटेन रहे एंड कंज्यूमर तक, जो बेसिकली कंज्यूमर है, जो खरीदार है, जो यूज़र है, यूज़र तक पहुँचते पहुँचते मछली ख़राब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो उसके लिए आपको आइस बॉक्सेस के लिए रीफर वैन्स, जो एक टेम्परेचर के अंतर्गत आपकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपको काम करती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, मछली निकाल लिया आपने, इसके बाद क्लीनिंग करना, शॉर्टिंग करना, छोटी मछली अलग, बड़ी मछली अलग, वेट वाइज ग्रेडिंग करना उनकी। फिर मछली को वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड करना कि मछली को एज इट इज बेच सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, उसमें ऑयल वगैरह, मछली का तेल भी निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें। कोल्ड चेन फैसिलिटी, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो मछली को कितने दिन हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, ताकि जब डिमांड जो है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में तालमेल बैठ जाए तब हम बेचें, अच्छा पैसा मिल जाए। ऑर्नामेंटल फिशरीज के ऊपर काम करना, अपने छोटे छोटे किसानों को अग्रीगेट करके उनके लिए मार्केट क्रिएट करना, ब्रांडिंग करवा देना उनकी, ठीक है, ताकि वो अपने काम अपने खुद के नाम के नाम का एक ऑरा क्रिएट कर सकें, ठीक है। भाड़े को मैनेज करना, लॉजिस्टिक को मैनेज करना कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना आए। इसके अलावा कुछ और अगर एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, ये एफएफपीओज फॉर्म कैसे होंगी, तो जैसे क्लस्टर वाइज अप्रोच होता है, सेम तरीके से यहाँ पे क्लस्टर एरिया, फिशरीज बिजनेस क्लस्टर एरिया को बनाया जाना है। ये क्या होगा, ये जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे मछली वाला काम किया जाता है फिश रिलेटेड, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर हम एक एफपीओ बना देंगे तो वो जो लोग छोटे छोटे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनके लिए स्केल इकोनॉमीज, मतलब अगर वो मिल के काम करेंगे तो सिनर्जी मिल जाएगी। जैसे क्या होता है कि 1+1=2 होता है हमेशा, बट कभी कभी क्या होता है कि 1+1=3 भी होता है। तो ये जो एडिशनल 1 आता है इसको सिनर्जी बोलते हैं। दो लोगों के मिलने की वजह से एक नई अपने आप में क्षमता निकल के आती है, उसको सिनर्जी बोलते हैं। तो इसी तरीके के इकोनॉमी, जब आप ज़्यादा लोगों को ऐड कर दोगे तो वहाँ पे एक सिनर्जी बन जाएगी, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अपने को मिल जाएगी इंटायर वैल्यू चेन में, है ना। तो वो क्रिएट करना है अपने को। ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, सीबीबीओ आइडेंटिफाई करेगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अप्रूवल के अकॉर्डिंग। तो सीबीबीओ का जो टू स्टडी फिजिबिलिटी एंड असाइन क्लस्टर, तो जो क्लस्टर उस सीबीबीओ को असाइन किए जाएंगे ना, वहाँ पे फिजिबिलिटी को चेक करना है, ठीक है, कि कितना अच्छे से काम किया जा सकता है, उसको चेक करना और उसके लिए काम करना। टू फाइंड प्रोड्यूस सोशियो, भाई वहाँ के लोगों के बीच में कितना ज़्यादा मिलनसारता है, सोशियो कल्चर सिमिलरिटी कितनी है। फिर
वहाँ पर्टिकुलर उस क्लस्टर जो हमने चूज़ किया कि यहाँ पे काम करना है, तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिनेरियो कैसा है, मतलब वहाँ पे आज की डेट पे कैसी चीज़ें और कल की डेट पे कैसी हो सकती हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका भी आगे काम आने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक जगह पे बताऊंगा कि कैसे काम में आएगा। एग्जिस्टिंग गैप्स कितने हैं, भाई ये चीज़ है और ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इतना किया जा सकता है। पोटेंशियल क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस प्लान क्या हो सकता है अपना, ठीक है कि ये बिजनेस प्लान होगा तो हम इतना ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल क्रिएट कर देंगे, इतना ज़्यादा पैसा लेके आएंगे, तो ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, इस स्कीम में कवर होने के लिए एफपीओ में मेंबर कितने होने चाहिए, तो हिली एरियाज में 35 और प्लेन एरियाज में 100। हिली एरियाज को कैसे, एमएसएल से 1000 मीटर ऊपर वाले जो एरियाज होंगे उनको हिल एरियाज बोल दिया जाएगा। तो इन्हेंसमेंट कैसे करना है मेंबरशिप में, अगर वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस वाले स्कीम के अंतर्गत बने हुए हैं, नॉन कन्वर्जेंस जो 200 वाले 300 वाले एफपीओज हैं, तो उसमें पहले 2 साल में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से बोला गया आप 300 मेंबर 100 से करवा दो नॉर्मल एरियाज में, और हिल एरिया में 3500 करवा दो। और अगर वो कन्वर्जेंस वाले होंगे तो उनके लिए जो ये एक्टिविटी तो सेम मेन है नहीं, और एक इंडिविजुअल एक्टिविटी तो है नहीं, तो वहाँ पे और भी चीज़ें वो काम कर रहे होंगे, तो इसलिए इनसे बोला गया कि आप अपने एफपीओ में मेंबर्स जो होंगे वो 500 करोगे 2 साल में, तो 100 से 500 करोगे और 35 से 200 करोगे अगर वो कन्वर्जेंस वाले एफपीओ होंगे, और अगर वो नॉन ये पीएमएमएसवाई वाले होंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाले होंगे, तो 100 से 300 और 35 से 100, ठीक है, ऐसा करना है अपने को। फिर सर्टेन आइडेंटिफाइज हाई फिश एरियाज हैं जहाँ पे फिश प्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बोला गया कि कम से कम साहब आप एक एफएफपीओ 112 आइडेंटिफाइड एरियाज में बनवा दो, ठीक है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे फेडरेशंस हैं, वहाँ पे अगर पॉसिबल हो पाए तो आप 2 लोगों को मेल दिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई ढेर सारी सोसाइटीज़ हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, एफएफपीओज हैं, उनको आपने फेडरेट कर दिया, संघ बना दिया उनका, तो उनका और काम हो गया। अच्छा, अब सवाल आता है कि क्या जो एग्जिस्टिंग एफपीओज हैं, क्या एग्जिस्टिंग एफपीओज क्या इस स्कीम के अंतर्गत आ सकती हैं? सर बिल्कुल आ सकती हैं, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं ली है तो इन दैट केस। अच्छा, इसमें कैसे अपने को सपोर्ट कैसे मिलेगा, ऑपरेशनल सपोर्ट कैसे मिलेगा? 3 साल में 18 लाख रुपए एक एफपीओ के ऊपर जाना है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, ध्यान देना, ये सपोर्ट है, इसको वापस नहीं करना है। चौथे साल के बाद क्या हो, चौथे साल से क्या होगा, एफपीओ को अपने आप, या तो आप अपने आप को 3 साल में सक्षम कर लो जिससे आपको अब सपोर्ट की आवश्यकता ना हो। सपोर्ट में क्या क्या कवर्ड है, आप अपने एक सीईओ रख लोगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ होगी, अकाउंटेंट की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ होगी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 40,000 रुपये आपको मिलेगी, ऑफिस रेंट साल भर का 48,000 रुपये 1 साल का मिलेगा, यूटिलिटी चार्जेस के नाम पे आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें टेलीफोन, बिजली बिल वगैरह, काफ़ी डेज इंटरनेट, ठीक है, इंक्लूडिंग फर्नीचर, माइनर एक्सपेंडिचर, माइनर इक्विपमेंट्स के लिए आपको 20,000 रुपये एक बार में मिलेगा। आप मीटिंग करने जाओगे, गवर्नमेंट की मीटिंग्स अटेंड करोगे, तो उसके लिए ट्रैवल और मीटिंग कॉस्ट जो होगी आपकी 18,000 रुपये 1 साल में मिलेगी आपको। फिर साफ सफाई रखने के लिए, मिसलिनियस खर्चे के लिए आपको 12,000 रुपये दिया गया है, और 5% आपको इंक्रीमेंट करने की जो है कि छूट दे दी गई है। मैंने आपको बीच में बोला था कि साहब इक्विटी गारंटी और क्रेडिट गारंटी, ये 2 चीज़ें हैं। तो इक्विटी गारंटी कितनी है सर, आपकी एफपीओ पे 15 लाख रुपए है, एक एफपीओ को मैक्सिमम 15 लाख रुपए मिल सकती है, मैचिंग ग्रांट है। तो जैसे आपकी एफपीओ में जो मेंबर्स होंगे ना, उन मेंबर्स में हर एक मेंबर को मैक्सिमम 2,000 रुपये मिल सकती है। तो आपकी एफपीओ में जितने मैक्सिमम 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 2,000, तो इसका मतलब होता है 750 मेंबर अगर आपके पास 2,000 रुपये वाले हैं, जिन्होंने 2,000 रुपये अपना 750 रुपये लगा रखा है ना, अपने इसमें एफपीओ में आपकी, तो पर हेड 2,000 रुपये आपको मिल जाएगा, तो पूरा 15 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर किसी के पास 5,000, किसी ने अपना 50,000 रुपये लगा रखा है एक मेंबर ने, तो उसको 2,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली एक मेंबर के ऊपर आपका खर्चा उधर बच जाए, मतलब कम हो जाएगा, आपको उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा इक्विटी ग्रांट का। तो गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है इस चीज़ से, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हों, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी इन्हांस करना है आपकी वेबिलिटी। भाई आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते हो, तो आपको 15 लाख रुपए एक मुश्त मिल जाएगा, ठीक है। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, बैंक क्या देखती है, आपकी पेड अप कैपिटल का 6 गुने से ज़्यादा आपको लोन नहीं करेगी। आपकी 15 लाख रुपए की कैपिटल को 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा, तो 15 लाख रुपए पे जहाँ आप 90 लाख रुपए पा रहे थे, उसी तरीके से अगर 30 लाख रुपए कर लोगे तो 1,80,00,000 रुपए तक का प्रोजेक्ट आप कर पाओगे। आपकी ओनरशिप इंक्रीज करवा दी जाती है, भाई जाहिर सी बात है, पहले आपके पास में नॉर्मल शेयर्स थे, अभी बोनस शेयर्स भी इसके बदले आपको मिल जाएंगे।
आपकी लिक्विडिटी मेंटेन, आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी आपकी, कि कल की डेट पे कोई पैसा आपसे मांगने आए तुरंत आपने निकाल के दे दिया, आपकी बात नहीं खराब हो रही। वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाती है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सकते हो, जितना जितना ज़्यादा रोटेशन पॉसिबल है। पैसे को कन्वर्ट किया मछली में, फिर मछली से पैसे आए, फिर पैसे से मछली बनी, फिर मछली को फिर वापस से बेचा, फिर पैसा, तो ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, आपको अच्छे बड़े लोन्स मिलने में, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए हेल्प मिल जाए तो ऐसा करके। इक्विटी ग्रांट क्या है, मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा ही दिया। एक एफपीओ के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 50% आपके पास में जो शेयर होल्डर होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए। किसी भी एक शेयर होल्डर की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग 10% से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एफएफपीओ में मेंबर आदमी एक ही बार होगा, दूसरी एफएफपीओ में काउंट नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मिनिमम वुमेन कंपलसरी कर दी गई है। बिजनेस प्लान आपके पास अगले 1.5 साल का होना चाहिए। इक्विटी ग्रांट कैसे आपको मिलेगी, आप अप्लाई करोगे तो जो ग्रांट होगी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रिलीज कर दी जाएगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको 45 दिन के अंदर जो है कि जब आपको ग्रांट रिलीज करेगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो उसके 45 दिन के अंदर आपको अपने एडिशनल शेयर्स अपने मेंबर्स को बांटने। ठीक है, और एफएफपीओ कैन अप्लाई फॉर, ये आप 3 टाइम्स अगले 4 साल में आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम इन टोटलिटी पूरे 4 साल में भले जितनी 3 बार क्या 2 बार अप्लाई करो, 3 बार अप्लाई करो, 15 लाख से अधिक आपको नहीं मिल सकती। चौथी बार अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5-5 लाख रुपए करके 3 बार अप्लाई कर लो, 7.5 करके 2 बार अप्लाई कर लो, एज पर योर विश, आप जैसा कर रहे हो वैसा कर लो। ठीक है, मान लेते हैं एप्लीकेशन के बाद में कोई आदमी, अपने को ग्रांट मिल गई, ग्रांट मिलने के बाद में कोई आदमी अपनी मेंबरशिप छोड़ के चला जाता है, तो इसमें अगेन वही पुराना एक तरीका है कि उसके पास जितने आपने एडिशनल शेयर्स उसको दिए थे ना, ये इस ग्रांट के बदले जो अपने को 15 लाख रुपए ग्रांट मिलेगी, इसके बदले अपने को फ्री में शेयर्स देने हैं अपनी एफपीओ के उन लोगों को, सारे मेंबर्स को। तो जिस मेंबर को हमने शेयर्स फ्री में दिए थे उसके वो शेयर काट दिए जाएंगे और वो शेयर उससे ले लिए जाएंगे, और वो शेयर अपने को पर्ची निकलवा देंगे किसी बच्चे को बुला के कि भाई इसके नाम की निकल गई पर्ची, इसको दे दो, तो वो शेयर उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो अभी अपने वहाँ पे है। मतलब क्या हुआ कि उसके बदले उसको पैसा नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग शेयर जो उसने 2000 रुपए लगाया था अपना खुद का, उसके बदले तो उसको 2000 रुपए मिलेगा, लेकिन ये जो एडिशनल शेयर है उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा। अगर आपने स्कीम के अंदर कोई चोरी चिकारी की, कुछ भी गलत काम किए, तो हम आपसे इक्विटी ग्रांट वापस ले लेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ बोला हुआ है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को एप्लीकेशन करना होगा आपको, वो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में अप्रूव करेगी, फिर आपको डिस्पर्स कर देगी। सारी की सारी कंप्लायंस और वेरिफिकेशन की जाएगी। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी क्या है, ये एफएफपीओ को ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए बैंक्स के पास जाएगा। तो बैंक्स के पास जब वो जाएंगे तो वो बोलेंगे आपके पास सिक्योरिटी क्या है, तो 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी, 2 करोड़ रुपए तक का आपको कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए एक फंड बना दिया गया, जिसके माध्यम से आपको 2 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी फंड के थ्रू सीजीटीएमएससी के माध्यम से आपको लोन मिल जाएगा। तो ये जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है, ये 1500 करोड़ रुपए का एक गवर्नमेंट ने फंड बनाया, जिसमें 1000 करोड़ का फंड जो है वो नाबार्ड मैनेज कर रही है और 500 करोड़ का फंड जो है वो एनसीडीसी मैनेज कर रही है। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो एलिजिबल, जो जिन लोगों ने ये जो फंड मैनेज कर रहे हैं इनके साथ में एग्रीमेंट कर रखा होगा, वो लोग एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लोग आपको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन दे देंगे। ठीक है, 5 साल के लिए मैक्सिमम लोन दे देंगे। ये वहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर, ये जो ELIs हैं, एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे बोला जाता है कि आप एप्लीकेशन से 6 महीने के अंदर आप मेरे को बता दोगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस स्कीम का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है जब आप क्रेडिट गारंटी फैसिलिटेट करोगे। ठीक है, इस क्रेडिट गारंटी के माध्यम से आप टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन या दोनों का मिक्सचर कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नॉट एलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, अगर वो आपसे पैसे मांग लेता है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, अगर वो अपने रिस्क को कहीं और कवर कर लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है, या अगर वो किसी लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाता है, अगर वो एनपीए को रिफाइनेंस कर देता है, ओवरड्यू, अगर आपकी फैसिलिटी ओवरड्यू हो जाती है, तो इन दैट केस आपकी जो ये बेसिकली क्रेडिट गारंटी है उसमें लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। अच्छा, इसमें कितना होगा, 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम मिलेगा। तो 1 करोड़ रुपए तक का अगर लोन है तो मैक्सिमम 85 लाख रुपए की गारंटी कवर है, मतलब 15 लाख रुपए आपको अपना लगवाना होगा। ठीक है, और जो 2 करोड़ का है उसमें मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर्ड है, मतलब उधर आपको 50 लाख रुपए अपना खुद का लगवाना पड़ेगा। 2 करोड़ रुपए से जो ऊपर के प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें 2 करोड़ रुपए तक तो ये सुविधा उपलब्ध है, उसके ऊपर नहीं है। एफएफपीओ 2 बार अगले 5 साल में मैक्सिमम 2 बार इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। ये मैंने इसके नीचे
मेरे पास में CBVO की लिस्ट है SFAC के, बाकी की लिस्ट नहीं है मेरे को मिल पा रही है, तो ये CBVO की लिस्ट है। अच्छा, तो इनमें से आप कोई भी CBVO पसंद कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। अब वैसे तो ये जो काम है ना CBVO का काम है, आप समझते हैं मुद्दे की बात, कैसे हम लोगों को ये स्कीम मिलेगी, ठीक है। तो वैसे तो ये जो काम है ना ये CBVO का काम है, लेकिन प्रैक्टिकली CBVO उतना अभी सर्च में लगे हुए हैं। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको लगता है कि हम काम कर सकते हैं, तो आप अपने CBVO की लिस्ट निकालो, आप CBVO के पास खुद से चले जाओ, उनसे बोलो कि साहब हम करना चाहते हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, तो उनका काम आप आसान कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास बढ़िया आइडिया है, आपको लगता है कि इस स्कीम का आप फायदा उठा सकते हैं, आप CBVO के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनको सेटिस्फाई करिए और आप अपने आप इस स्कीम के अंतर्गत लग जाइए। बढ़िया स्कीम है, आप फिशरीज में काम करिए, आप सक्सेसफुल होइए, ऑल द बेस्ट। इस स्कीम से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो अगेन आप मेरे इस नंबर के ऊपर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से 9335377770। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपके सारे आपको जवाब देंगे और कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो। एक बहुत जनरल सा सवाल है कि साहब हम अपने FPO या FFPO में मेंबर्स को कैसे जोड़ें। काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। आप बताइएगा कि अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट इस स्कीम के लिए, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.